इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात भाग 8। इसमें हम अन्याय का अनुभव पढ़ेंगे। अन्याय कौन सा? जो हमारे ऊपर हुआ। अब उसका अनुभव बताएंगे कैसे कैसे अन्याय हुआ था। हमने ऊपर देखा कि रैयतों ने भले कर्जदारों ने अब कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर्ज लेते थे वो कर्ज मांगने गए तो अब कर्ज देने वाले बंद कर दिए कर्जा देना कि नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता था कि शेयर मार्केट अब गिर चुका है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। अब इनको पैसा दे देंगे तो वापस ही नहीं हो पाता था। और ऋणदाता कर्जदाता द्वारा ऋण देने से इनकार कर दिया गया कि भैया तेरे को हम कर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि तुम अब इसको चुका नहीं पाओगे। रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा। वे इस बात के लिए ही क्रूर नहीं थे, मतलब उस बात के लिए क्रुद्ध नहीं थे, तैयार नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहराई से चाहे गहरे से गहरे डूबते जा रहे हैं। उनको पता था कि अब हम कर्जा में डूबते जा रहे हैं, अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गए थे। कि जैसा मालिक की इच्छा, जैसा मालिक बोले। तो पहले के लोग मालिक बना लिया करते थे, अरे मालिक आप ही हमारे अन्नदाता हो। तो उनको भी लगता था कि ठीक है भैया गुलाम अलाम है, थोड़ा सा कौड़ी फेंक देंगे, खा पी के मस्त रहेगा। बल्कि वे इस बात से ज्यादा नाराज हुआ करते थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो जाता था, इतना संवेदनहीन हो गया कि वह उनकी हालात पर कोई तरस नहीं खा रहा था। ऋणदाता लोग देहात के, समझना यहाँ पर, ऋणदाता लोग जितने भी कर्जा देने वाले लोग थे देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ी रिवाजों का भी उल्लंघन करते थे। जितना भी रूढ़ी रिवाज था कर्जा देने वाले उसका भी उल्लंघन करते, जैसे सती प्रथा हो गया, जैसे लोगों विधवा विवाह का हो गया, इन सब की बातें आ जाती है सामने तो आलोचना भी कर लेते थे। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से उपनिवेशिक शासन से पहले भी काफी फैला हुआ था। उपनिवेशिक शासन नहीं था फिर भी कर्जा देने वाले सेठ समुदाय सोनार वगैरह हुआ करते थे। और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। जितने भी कर्जा देने वाले हैं एकदम ताकतवर लोग हुआ करते थे, अगर नहीं देगा तो तुमको घर में घुस कर मारेंगे। इस प्रकार वे प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होता था और उन्हें विनियमित करना पड़ता था कि भैया ये बात है। सामान्य बात यहाँ पर सामने आती है कि सामान्य मानक यह था कि मानना यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता, ऐसा माना जाता था। इसका प्रयोजन जो था ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। उचित ब्याज क्या होना चाहिए, सही सलामत मतलब सही तौर पर ब्याज क्या लगना चाहिए, ये बातों की भी चर्चा होती थी। और साफ साफ था कि अगर मूल धन से बेसी ब्याज हो गया तो ऐसा नहीं होगा, मूल धन से बेसी ब्याज नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम बना था। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। जो औपनिवेशिक शासन में थे वो सब इस नियम का धज्जियां उड़ा दिया। और ढक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपए से मूलधन, देखना यहाँ पर एक बार जब वहां पर मामला सामने आया था छानबीन करने के बाद कि ऋणदाता ने 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लगा कर रखा था और लिया भी होगा शायद। 100 रुपया दिया था कर्जा और 2000 रुपए इसको चाहिए ब्याज। गजब की बात है ये भैया। 100 रुपया दिया, 100 रुपया चुक गया, काम खत्म। चाहे 200 कर लो, काम खत्म। अब 200 का 2000, बाप रे, इतना ज्यादा यहाँ पर अत्याचार। ये सब अनुभव थे, इसको सजा करो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कैसे कैसे क्या होता था। अनेक बहुत सारे याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत किया करते थे कि भैया ऐसे ऐसे हमारे इलाके में हो रहा है, हमारे जमींदारवा ऐसे ऐसे कर रहा बा, हम क्या करें। ये सब सवाल यहाँ पर चलता रहता था हमेशा। अब देखो यहाँ पर भारा पत्र क्या होता था। नीचे हमारा क्या लिखा गया, स्रोत 8 में भारा पत्र। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ जाता था
तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता था कि भैया अब हम आपकी ऋण को नहीं चुका सकते। जब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं होता था, लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था, इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। क्या ले लिए? भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे, भाड़ा चुकाना पड़ता था। अपने पशु को भी भाड़ा चुकाना पड़ता था, इसीलिए भाड़ा पत्र चालू होता था। उसे एक भाड़ा पत्र, किराया नामा लिखना पड़ता था कि मैंने इसको भाड़ा पर दे दिया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि ये पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालय में मान्य होते थे। होगा ही भैया, क्योंकि एक दस्तावेज हुआ करता था वे। नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था, सिग्नेचर किया था। यह ढक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत था कि भैया अपने ही बैलगाड़ी और पशुओं को हमने कर्जा पर दे दिया है, क्योंकि वो हमारा नहीं है। फिर समझो कि भाड़े पर दे देना कितना एकदम भयानक बात हो जाती है। मैं तो उसने हस्ताक्षर करके जो लिख कर दिया था वही बताया जा रहा है क्या लिखा था। पढ़ते हैं। मैंने आपको देय ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियां, साज सम्मान और 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेज के तहत इन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपए प्रति माह की दर से इसका किराया दूंगा, भाड़ा दूंगा, और मैं आपसे आपकी जमीन लिखावट में, समझो यहाँ पर कि आपसे आपकी जमीन लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा, लिखावट के रूप में रसीद प्राप्त करूंगा, और रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। हाँ, सामने बात यही आ गई कि हम दलील नहीं दे पाएंगे कि हमने किराया नहीं चुकाया है। तो ऐसे बात को सामने रखे जाते थे। अब ये बात कितना लोगों के लिए सही था, नहीं था, कौन जानता है। रैयत जो थे, किसान, ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे कि भैया ये सब कर्जा देने वाला ठगोल हो गया है। वे कर्जदारों के द्वारा, ऋणदाताओं के द्वारा खेतों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायत करते थे। कानून का पालन नहीं हो रहा है। 1869 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा, उसके बाद रद्द कर दिया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को सिंचित होने से रोकना था, कि ब्याज को ज्यादा देर तक नहीं चलना है। किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया। कैसे? रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंधपत्र भरवाने लगा था। एक नया बंधपत्र मतलब नया दस्तावेज यहाँ पर बनवा लिया जाएगा, नया सर्टिफिकेट बन जाएगा। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि, जो राशि नहीं चुकाई गई थी, तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता था। अब देखो, नया जब भी बनेगा, नया सिरे से उस पर कर्ज लगेगा, और कर्जा खा कर ये लोग अपनी संपत्ति चलाते थे, अपने परिवार को चलाते थे। इसीलिए आज अधिकतर जमींदारियां बर्बाद हो गई। आज अधिकतर जमींदार बर्बाद हो गए, मर गए, उसको पूछने भी कोई नहीं गया था, इतना उनकी दुर्गति हो गई थी। तुम लूट कर बैठोगे, तुमको क्या लगता है कि तुम सुकून की मौत मरोगे? नहीं रे बाबा, तुम भी कीड़े के औलाद जैसा मरोगे। अब यहाँ पर ढक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में, जो याचिका उनको मिला, जो ढक्कन के दंगाई थे, रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती थी। स्रोत 10 देखिए, उसमें मालूम चलेगा। हमने नीचे देखेंगे अभी।
शायद स्रोत 10 कौन था, स्रोत 8 है, 10 नीचे मिलेगा, उसमें समझ में आएगा कैसे कैसे क्या था, कैसे कैसे हथकंडे वो लोग अपनाया करते थे। तो रैयतों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे कि रसीद नहीं देंगे। बंधपत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे और किसानों की फसल नीची कीमत पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। नीचा कीमत पर सारा धन खरीद लेंगे और बाद में उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। तरह तरह के दस्तावेज और बंधपत्र इस नई अत्याचार पूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए थे। नया नया सब चीज यहाँ पर बनने लगा था। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी औपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पुराने चीज को बंद करो। उनके विचारों से लेने देने की शर्तें थी, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार थोड़ा बदलाव चाहती थी। शर्तें क्या थी? संविदाओं, दस्तावेजों और बंधपत्रों में साफ साफ, स्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए कि, और वे विधि सम्मत होनी चाहिए। हर चीज विधि सम्मत होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून जो था, जब तक कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा, तब तक उसका कोई कीमत नहीं होगा। साफ यहाँ पर बात चली, उसकी कोई औकात नहीं होगी वो कागज पत्थर की। सब कानून के साथ होना चाहिए। समय के साथ किसान यह समझने लगे थे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंधपत्रों और दस्तावेजों की इस नई प्रणाली की वजह से है। इसीलिए विद्रोह हुआ और सारे कागजात को जलाने के लिए लोग चालू हो गए। कर्ज कैसे बढ़ाए गए थे, यहाँ पर समझना कि एक किसी की जवानी है कि कर्जा को कैसे ये लोगों ने बढ़ाया। ढक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली, कर्जा की प्रणाली कैसे काम करती थी। एक जो भी बता रहा है ये सब कहानी मुंह जबानी बता रहा है। समझो यहाँ पर एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंधपत्र मतलब एक दस्तावेज के आधार पर 100 रुपए की रकम 2 से 3 आने प्रतिशत की मासिक दर पर, महीने के दर पर उधार देता था। कर्ज लेने वाला इस रकम को बॉन्ड पास होने से, मतलब जो तारीख था, तारीख से 8 दिन के भीतर पास हो गया तो 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से, जो भी कर्जदार है, मूल धन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि मिश्रित धन के लिए एक अन्य बॉन्ड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता है। मतलब चुकाने के बाद भी, नहीं चुकाने के बाद भी एक नया वहां पर कर्जा लगता है, नया बॉन्ड बनता है। उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। कितना दिन में चुका दो? 3 साल और 15 दिन। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरी बॉन्ड पास किया जाता था। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपए की राशि पर उसका कुल बकाया 2028 रुपया 10 आना 3 पैसा हो जाता था उसका खर्चा। मतलब 100 रुपया 12 साल के बाद यहाँ पर 2028 रुपया 10 आना 3 पैसा हो जाता था। कितना ज्यादा ये लोग ठगते थे। अरे 100 का 200 मिल गया, खुश रहो भैया, उसी में जिंदगी अपनी जी लो। लेकिन नहीं, सत्ता के भूखी जल्दी नहीं मानते हैं, बहुत कर्मकांड करने रहते हैं ये लोग। इसीलिए तो सारा रजवाड़ा खत्म हो गया, संविधानी खत्म, सॉरी संविधानी नहीं, जमींदारी खत्म हो गया, जोतदार खत्म हो गए और बड़े बड़े नवाब खत्म हो गए। ऐसे ही करतूत करने के अनुसार ही खत्म हुए थे। अच्छा करतूत करते ना तो बहुत दिन तक टिकते हो। वास्तव का व्यवस्था यहाँ पर था कि व्यवस्था के कारण ही, यही व्यवस्था के कारण ही उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें
यह पता नहीं चल पाता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, किस पर अंगूठा लगा रहे हैं। यह उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, केवल जो करता था उसी को पता था। जो ऋणदाता बंधपत्र में लिख देते थे वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे कि भैया ये का लिख ले, अरे डर लगता था। उस जो भी लिखा हुआ पढ़ेंगे डर लगेगा उनको। आज के जमाने में सब कुछ पढ़ कर का लिख ले रे, पढ़ के बताओ, कहीं भी जा रहे कुछ है पढ़ के बताओ, पूरा इन्फॉर्मेशन तो लेंगे, नहीं तो तुम्हारा शेयर भी नहीं लेंगे। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऋणदाता बंधपत्रों में लिख देते थे और उसको देख कर डरने लगेंगे। मगर वे लाचार थे, क्या कर सकते थे बेचारे, क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें कर्जा चाहिए और कर्जदार जितने भी कर्जदाता थे, ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। कानूनी दस्तावेज बनवाएंगे तो ऋण देंगे और कोई पढ़ेगा तो उसका मुंह वही बड़ा फाड़ देंगे। यही उन लोगों का भाषा था। तो पढ़ो भी नहीं और ठगाते जाओ, कौन सी बात है, गजब की बात हो जाती है। ढक्कन दंगा आयोग की बात यहाँ पर कर लेते हैं। अंतिम टॉपिक है, जल्दी खत्म ही हो जाएगा, खत्म ही है समझ लो। जब विद्रोह ढक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ समझते नहीं थे भारतीयों को कि कर सकते हैं। ये सब रावण के खानदान के थे। रावण भी नहीं समझता था कि नर और बानर हमें मार सकते थे। ऐसे भी अंग्रेज थे कि भाई छोड़ो यार क्या कर लेंगे, लेकिन यही भारत के लोग उनको खदेड़ कर भगा दिए। लेकिन भारत सरकार ने जो कि 1857 की याद से सिंचित थी, भारत सरकार को 1857 के बारे में मालूम था, इसीलिए 1878 में वो लोग समझ गए कि नहीं रे, तुरंत फैसला लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर चिंतित थे कि बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगा के कारणों की, दंगा में जो भी कारण था, छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए, नहीं तो 1857 का हाल हो जाएगा। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। यह रिपोर्ट, जिसे ढक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल करवाई, बहुत ज्यादा जांच पड़ताल कराई। रैयत वर्ग, साहूकारों और चश्मदीदा गवाह के बयान लिए गए। विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों को देखा गया, कीमतों और ब्याजों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया गया कि क्या क्या बात हुआ। सब पार्लियामेंट में बात चले गए अच्छे से। अब ये थोड़ा सा दिया गया है बुल्लू में, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। ये सारांश ही है, बाद में शब्दार्थ के तो नहीं बोलेंगे, कंक्लूजन समझ सकते हो एक तरीके से, इसी में का है। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए बात कर लें तो ढक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का 70, यहाँ पर स्तर जो है, सरकारी राजस्व की मांग का स्तर जो है विद्रोह का कारण था कि नहीं था। और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह भी सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह थी या नहीं थी। इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट हो जाता था कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं था कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए, सरकारी रिपोर्ट के इतिहास का फिर से लिखने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उसकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। यहाँ पर बात साफ हो जाती है, कंक्लूजन साफ यही आ गया कि ऐसे ऐसे काम किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर काल रेखा कब क्या हुआ।
1765 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया गया। सन 1793 बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू। 1800 का दशक संस्थाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 बंबई ढक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। 1820 का दशक कृषि कीमतें गिरने लगी 1820 से 30 के बीच में। 1840 से 50 का दशक जो था बंबई ढक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया। 1855 से 56 के बीच में संस्थानों की बगावत। 1861 के बीच में कपास में तेजी का समारंभ, फिर से शुरुआत हो गया, तेजी आ गया। 1865 ढक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कर दी थी, इसीलिए वहां पर तुरंत का तुरंत सब चीज किया गया, एक नया जांच कमेटी बैठाया गया, तुरंत पास हो गया। ये तस्वीर आप सामने देख रहे हो 10.20 एक ग्रामीण दृश्य है, विलियम प्रिंसेस द्वारा चित्रित किया गया है 1820 में। समझो कि 1820 में गांव कैसे हुआ करते थे, गांव में जाने के बाद मजा आ जाता होगा। ना मोबाइल, ना टेलीफोन, ना लैपटॉप, ना प्रिंटर, ना बल्ब, ना इन्वर्टर, ना एसी, ना पंखा, केवल गाछ वृक्ष और जानवर। आराम से खुला में सूतो, घर में कांड करो और खाना खाओ और फिर बाहर निकल के चारपाई बिछाओ, मच्छरदानी लगाओ। यूपी बिहार में तो मच्छरदानी नहीं, मुसेहरी बोला जाता है, भोजपुरी भाषा है मुसेहरी। ऐसे मुसेहरी चूहा को बजाने के लिए भी बोला जाता है, चूहा को बजाने वाले को भी मुसेहरी लोग बोलते हैं, लेकिन उसी मुसेहरी से मच्छरदानी का नाम हो गया। तो मच्छरदानी का नाम यूपी बिहार में मुसेहरी का नाम से जाना जाता है। जो भी यूपी बिहार में होगा वो सब जानते होंगे, गांव इलाके में, बाहर के इलाके में नहीं। अब यहाँ पर उत्तर देने के बारे में बात हो जाती है तो लगभग 100 से 150 शब्दों में देना है, क्या बड़ी बड़ी बात है। तो ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोरदार एक ताकतवर हस्ती कौन था? बंगाल के बहुत सारे इलाकों में सबसे जोरदार ताकतवर हस्ती कौन था? तो वहां के राजा थे। राजा कौन? जो बर्धमान का राजा था। और उसके बारे में आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिख सकते हो। पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दिखाई थी? तो एकदम गुस्से की प्रतिक्रिया दिखाई थी, नफरत की प्रतिक्रिया दिखाई थी। उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना है, आराम से लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर 250 से 300 शब्दों में इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी जाती थी? आराम से लिखोगे कि वो लोग राजस्व चुकाते नहीं थे, इसीलिए सरकार उनकी जमीनों को बेचने लगी थी। फिर वो लोग अपने जमीन को खुद खरीद लेते थे। तो शुरुआत से अंत करोगे तो करीबन 500 शब्द में हो जाएगा, यहाँ पर तो 300 ही शब्द है। यहाँ से बाकी सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट सबमिट ये सब मोह माया है, ये सब नहीं करना ही चाहिए। लेकिन इतना करो, गांव में जाओ, रिसर्च करो, नए नए बात करो, पुराने लोगों से बात करो, क्या हुआ करता था जमाने में। आज 12वीं क्लास में हो, चाय के टपरी पर चले जाओ, चाय पीते पीते बात कर लो, ये बात करो, वो बात करो। जो कोई बुजुर्ग दिखता है वहां से कुछ पूछ लो, जो भी जहां से सीखने को मिले सीखो। क्योंकि चाय का दुकान एक सस्ता क्या है? सस्ता न्यूज़पेपर है, सस्ता रेडियो है। चाय का टपरी क्या है? एक सस्ता मनोरंजन का होम थिएटर है। होम थिएटर नहीं, लाइव शो है, जहां पर हर प्रकार के लोग हैं। सुबह से शाम तक बैठ जाओगे, आपका दिमाग में कुल गोबर भर जाएगा, और नहीं तो दिमाग में बुद्धि भर जाएगा। ये 100% डन है। यहाँ पर ये अपना अध्याय खत्म होता है। अगला अध्याय पढ़ेंगे विद्रोही और राज्य। इसमें विद्रोह और राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जो भी सलाह देना है दे सकते हैं। आपको जो भी पूछना है, डाउट है, जो भी क्लियरिफिकेशन चाहिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको मेल भी दिया गया है, मेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल मिल जाएगा, आपको बायो में भी मेल मिलेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे भारतीय इतिहास भाग 3 के साथ।